चलिए देखिए, कल हमने आपको क्या बताया था, रंध्र की संरचना। क्या बताया था? रंध्र की संरचना। जो रंध्र हुआ करता है, ऑलरेडी आपको बताया गया कि इसमें दो कोशिकाएं मुख्य रूप से होती हैं। एक हुआ करती है द्वार कोशिका और दूसरी कौन सी होती है? सहायक कोशिका। पहली कौन सी थी? द्वार कोशिका और दूसरी सहायक कोशिका। द्वार कोशिका की संख्या कितनी होती है? 2। और ये सेम या किसके आकार के? किडनी के आकार की हुआ करती हैं। ये द्विबीजपत्री पौधों में होता है, लेकिन जो एक बीजपत्री पौधे होता है उसमें जो हुआ करता है, इनका शेप दूसरी तरीके से हुआ करता है। ये भी बता दे रहे हैं, जैसे डंबल होता है उस तरीके से इनका शेप हुआ करता है। और इन्हीं को मैंने ये बताया था कि द्वार कोशिकाओं की जो बाहरी लेयर होती है, आउटर कवरिंग लेयर होती है, वो पतली होती है और अंदर वाली जो लेयर होती है वो कैसी होती है? मोटी। और यही जब क्या हुआ करता है, द्वार कोशिका स्लथ अवस्था में रहती हैं तो रंध्र बंद हो जाते हैं, और जब द्वार कोशिका स्फीत की अवस्था में आती हैं तो रंध्र क्या हो जाते हैं? खुल जाते हैं। और जो रंध्र हुआ करते हैं कॉमनली ये दिन के समय खुले रहते हैं और रात्रि के समय क्या होते हैं? बंद रहते हैं। ये भी ध्यान दीजिएगा, ये साधारण पौधों में होता है, बाकी तो एक्सेप्शन हर जगह है। अब वही आज आपको पढ़ना है कि रंध्र के खुलने और बंद होने की क्रिया विधि कैसे, इसको समझना है। पूरी चीजें यहाँ पे लिखा गया ताकि समय का भी बचत हो और कोई चीज आपकी छूटे ना, इसीलिए इसको यहाँ मैंने लिख दिया है। टॉपिक है क्योंकि सिलेबस आपको कवर करना है ज्यादा और कुछ क्रिटिकल भी है, इसीलिए आइए ध्यान दीजिए। तो यहाँ बता रहे हैं रंध्र के खुलने और बंद होने की क्रिया विधि। रंध्र के खुलने और बंद होने की क्रिया विधि के 2 सिद्धांत दिए गए हैं। पहला है मंड शर्करा परिवर्तन सिद्धांत और दूसरा होता है सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत। ये 2 सिद्धांत दिए गए हैं। पहला जो सिद्धांत है उसको शेरे नामक वैज्ञानिक ने दिया था, लेकिन बाद में ये सिद्धांत क्या हो गया? असफल हो गया, ये फेल हो गया था। फिर उसके बाद क्या किया गया था? पोटेशियम आयन स्थानांतरण का सिद्धांत दिया गया है, जिसको सबसे ज्यादा अच्छा समझाया किसने था? लेविट ने। शुरुआत में एक वैज्ञानिक और थे, उन्होंने भी थोड़ा बहुत योगदान दिया था, लेकिन नाम अगर कहीं आता है तो लेविट का ही आया किया करता है। तो इसीलिए 2 चीज यहां से ध्यान दीजिए। इस पूरे टॉपिक में से एक क्वेश्चन बहुत आएगा आपको देखने के लिए कि आपका रंध्र के खुलने और बंद होने में कौन सा आयन सबसे ज्यादा भूमिका निभाता है। तो इसको आपको दोनों सिद्धांत बताएंगे इस पूरे वीडियो के अंदर। और सब दूसरी चीज क्या मिलेगा पढ़ने के लिए फिर आपको कि वाष्पोत्सर्जन को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, फिर वाष्पोत्सर्जन का क्या महत्व हुआ करता है, और फिर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को रोकने के लिए कुछ पदार्थ भी मिलाए जाते हैं, कुछ हार्मोन भी होते हैं जिसको प्रतिवाष्पोत्सर्जक कहते हैं। फिर बिंदु श्रावण क्या होता है, रस श्रावण क्या होता है, और फिर वाष्पोत्सर्जन और वाष्पन में क्या अंतर होता है। इतनी पूरी टॉपिक क्लियर हो जाएगी। फिर इस चैप्टर का केवल एक टॉपिक बचेगा, वो भी भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण, बस। इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, मैंने बताया 2 सिद्धांत दिया गया है। पहला है मंड शर्करा, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, मैंने कल ही बताया था आपको। मंड किस में चेंज हो जाएगा? शर्करा में। शर्करा किस में चेंज हो सकता है? मंड। ये मंड आपका शर्करा परिवर्तन सिद्धांत है। इसको दिया किसने? शेरे ने इन 1926 की बात है। दूसरा सिद्धांत जो है वो सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण का सिद्धांत। इसको दिया था शुरुआत में किसने? फुजिनो। किसने दिया था? फुजिनो, जैसे जापान का वैज्ञानिक का नाम लगता है। और फिर इसको लेविट ने, किसने? लेविट ने क्या किया था? 1974 में इसको क्या किया था? संशोधित किया था। तो कितने सिद्धांत हो गए? 2। पहला मंड शर्करा परिवर्तन का सिद्धांत और दूसरा का कौन है? सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण का सिद्धांत। आइए अब ध्यान दीजिए, मेरी बात को समझिए सब लोग अच्छी तरीके से। पहले सिद्धांत की बात किया करते हैं, पहला वाला सिद्धांत जो है इसको समझिए पहले से। इसमें यह बताया गया कि पौधों में जो मंड होती है वो अकार्बनिक फास्फेट से क्रिया करती है, और जब अकार्बनिक फास्फेट से क्रिया करती है तो किसका निर्माण करती है? ग्लूकोज 6 फास्फेट। किसका निर्माण करती है? ग्लूकोज 6 फास्फेट। इसका मतलब है ग्लूकोज के 6वें कार्बन पे कौन सा ग्रुप लग गया? फास्फेट। और यह क्रिया किसकी उपस्थिति में होती है? एक एंजाइम है, उसका नाम है फास्फोरिलेज। क्या नाम है? फास्फोरिलेज। यहाँ फास्फेट बना है, इसीलिए ये कौन सा एंजाइम से नाम इसका रखा गया? फास्फोरिलेज। अब सुनिए ध्यान से, जब पीएच मान कितना रहा किया करता है? 7, तो रंध्र आपका खुला रहता है। क्या रहता है? खुला। एक बहुविकल्पी क्वेश्चन बन गया, रंध्र किस समय खुले रहते हैं? जब पीएच वैल्यू कितनी रहती है? 7। और रंध्र फिर जब यही आपका ग्लूकोज 6 फास्फेट किस में चेंज हो जाएगा? मंड में, तो पीएच वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। और उस समय रंध्र क्या हो जाएंगे आपके? बंद।
तो अगर आपसे कोई कहे पीएच मान भी प्रभावित करता है रंध्र के खुलने और बंद होने में, तो कहोगे जी हाँ, का प्रभावित करता है। और ये क्या होता है, जब पीएच वैल्यू 7 होती है तो रंध्र खुले रहते हैं, और जब पीएच वैल्यू कितनी हो जाती है 5, तो रंध्र क्या हो जाते हैं, बंद। और इसमें कौन सा एंजाइम भूमिका निभाता है, फास्फोरिलेज। ये इतनी चीज, तो ये इसका केवल एक छोटी सी झांकी है केवल बस इसकी, बाकी तो आगे खेल है ही, जान लीजिए। अब आइए पूरी चीज समझें। आपको मालूम है, मैंने बता रखा है दिन के समय रंध्र खुले रहेंगे, रात के समय बंद हो जाए, यही समझना है, इतना ध्यान दीजिए। अब दिन का समय है, मैं खुलने की भी बता रहा हूं, बंद होने की अपने आप आ जाएगी। दिन का समय है, पत्तियों पर किसका प्रकाश पड़ा, सूर्य। अब देख लीजिए, शुरुआत हो गई खुलने का। दिन है, पत्तियां हैं, पत्तियों पर सूर्य का प्रकाश पड़ा। जैसे ही पत्तियों पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तुरंत कौन सी क्रिया होने लगी, प्रकाश संश्लेषण, मालूम है। और जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज आएगी, मालूम है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर के ही बनाते हैं ना प्रकाश संश्लेषण में। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो पत्तियों में भरी थी, उसकी सांद्रता में क्या होने लगेगी, कमी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड किस में बदलने लगेगी, ग्लूकोज में। तो पत्तियों में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में क्या हो जाएगी, कमी। और जैसे ही पत्तियों की कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में कमी होगी, तो तुरंत द्वार कोशिकाओं में पीएच मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्योंकि आपको मालूम है कि कार्बन डाइऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय। कैसी होती है, अम्लीय। अब आप ध्यान दीजिए, ये पीएच मान क्या हो जाएगा, इसका बढ़ जाएगा। और जैसे ही पीएच मान बढ़ेगा, मतलब कितना पहुंच गया है ये 7, कितना 7, तुरंत क्या हो जाता है, जो शर्करा होती है वो किस में बदल जाती है, मंड। देखिए यहां से चल के आ गया, शर्करा किस में बदल जाएगी, मंड में। अर्थात जो शर्करा थी वो किस में बदल गई, मंड में। और तुरंत क्या हो जाता है, जो ये द्वार कोशिकाएं होती हैं, जब यहाँ शर्करा का क्या हो जाता है, मंड में बदल जाती है, तो यहाँ धीरे धीरे क्या हो जाता है, एक तरीके से मटेरियल आपका बनना शुरू हो जाता है। और तुरंत जब इसके अंदर शर्करा आपकी बन जाएगी, मतलब मंड से, शर्करा से मंड बनने लगेगी, तो यहाँ पे क्या होगा, वो पदार्थ धीरे 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 इकट्ठा होता जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा, और एक समय आएगा कि उसका परासरण दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अरे भाई, भोजन वहां बन रहा है तो धीरे 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 बढ़ता जा रहा है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, परासरण दाब बढ़ जाएगा। और जैसे यहाँ का परासरण दाब बढ़ेगा, अब ध्यान देना, तुरंत तुरंत जो बगल में कौन कोशिकाएं हैं, सहायक। कौन सी कोशिका है, सहायक। तुरंत उनसे पानी क्या हो जाता है, इसके अंदर चला जाता है। कहां चला जाता है, इसके अंदर। और जैसे ही पानी इसके अंदर जाता है, तुरंत ये कोशिकाएं किस अवस्था में आ जाती हैं, स्फीति। किस अवस्था में, स्फीति। और जैसे स्फीति की अवस्था में आ जाती हैं, रंध्र तुरंत क्या हो जाता है, खुल जाता है। क्या हो जाता है, खुल जाता है। कुछ लोग तो इसको ऐसे समझते थे कि दिन के समय पौधे में पत्तियां जो होती हैं, उनमें जो आपका द्वार कोशिका होती है, उसी में प्रकाश संश्लेषण होगी, और जब प्रकाश संश्लेषण होगी तो उसमें खूब बढ़िया से भोजन बनेगा, और जब भोजन उसी में बन जाएगा तो वो धीरे धीरे उनका जो परासरण दाब होता है बढ़ जाता है, जिसके कारण वो टाइट हो जाती हैं। और जब टाइट हो जाती हैं तो मालूम है अच्छी तरीके से कि जब स्फीत की अवस्था में हो जाएंगी तो रंध्र तुरंत क्या हो जाता है, खुल जाता है। और रात्रि के समय इसी का उल्टा हो जाता है, रात के समय सूर्य का प्रकाश रहता नहीं है, तो इसलिए प्रकाश संश्लेषण होता नहीं है। और जब प्रकाश संश्लेषण होगा नहीं, तो कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता जो कम हुई थी, ये क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जैसे ये बढ़ जाएगी, द्वार कोशिका में पीएच मान तुरंत क्या हो जाएगा, घट जाएगा। एक बंद होने को बता रहा हूं, तुरंत क्या हो जाएगा, द्वार कोशिका का पीएच मान घट जाएगा ना। और जैसे घट जाएगा तो ये जो शर्करा किस में जा रही थी, मंड में, अब ये मंड तुरंत किस में आ जाएगी, शर्करा। जहां परासरण दाब बढ़ रहा था वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब जहां ये जल द्वार कोशिका में प्रवेश कर रहा था, तो ये द्वार कोशिका से कहां आ जाएगा, बाहर, सहायक कोशिका में आ जाएगा। और जैसे सहायक कोशिका में आएगा, तुरंत द्वार कोशिका क्या हो जाएगी, स्लथ हो जाती है। क्या हो जाती है, स्लथ हो जाएगी। और जैसे स्लथ हो जाती है, रंध्र तुरंत क्या हो जाता है, वो बंद हो जाता है। एकदम सीधा सीधा कटआउट है। प्रकाश संश्लेषण हुई, कार्बन डाइऑक्साइड में कमी हुई, द्वार कोशिका में पीएच बढ़ गया, तो मंड शर्करा में बदल गई, और तुरंत परासरण दाब आपका बढ़ जाता है, तो द्वार कोशिका में जल का प्रवेश हो जाएगा, और तुरंत फिर आपकी स्फीत की अवस्था में आ जाएगी, रंध्र का छिद्र क्या हो जाता है, खुल जाता है। क्या हो जाता है, खुल जाता है। क्लियर है, समझ में आ गया ना। चलिए नीचे आइए। अब अगली चीज मैंने बताया था, इसमें क्या होता है, अब ये देखो, इसको नकारा क्यों गया, इसको खत्म क्यों किया गया। इसमें यह बताया गया कि जब द्वार कोशिकाओं में मंड जब समाप्त हो जाता है, तो शर्करा जो हो जाती है वो नहीं बनती है, और वहां पे तुरंत कौन सा अम्ल बन जाता था, मैलिक अम्ल। कौन सा अम्ल बन जाता था, मैलिक अम्ल। इसीलिए यह सिद्धांत क्या हो गया, फेल हो गया। दूसरा कारण क्या था कि एक बीजपत्री की जो द्वार कोशिकाएं होती हैं, उसमें मंड का निर्माण नहीं होता। और जब मंड बनेगा ही नहीं, तो सिद्धांत का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसीलिए यह थियरी क्या हो गई थी, फेल हो गई।
और फिर जब ये फेल हो गई तो दूसरा सिद्धांत दिया गया, कौन सा? सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण का सिद्धांत। और इसको दिया किसने था? पुजीनो ने। संशोधित किसने किया? लेविट ने। किसने किया? अब आगे आइए, ध्यान दीजिए, अब इस सिद्धांत को समझते हैं। ये वाला सिद्धांत ध्यान समझिएगा, यही वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे मान्य सिद्धांत यही है तुम्हारा। इसमें क्या ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन, रंध्र के खुलने और बंद होने में किस आयन की सबसे ज्यादा भूमिका होती है? तो बताइए कौन सा आयन? पोटेशियम। ये हाई स्कूल में भी पढ़ाया जाता है। रंध्र के खुलने और बंद होने में किस आयन की भूमिका होती है? पोटेशियम आयन। सबसे ज्यादा इसी की भूमिका होती है, पोटेशियम आयन की। अब एक चीज अभी से ही बता दे रहा हूं, जब पोटेशियम आयन कहां रहेगा? द्वार कोशिका के अंदर, तो रंध्र क्या रहेंगे? खुले रहेंगे। रंध्र क्या रहेंगे? खुले रहेंगे। और जैसे ही पोटेशियम आयन द्वार कोशिका के क्या आएगा? बाहर, तुरंत रंध्र क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। ये तो एकदम आउटलाइन है। अगर तुमसे कोई पूछे पोटेशियम आयन अंदर है तो द्वार कोशिका क्या होगी? कह दो खुली रहेगी, मतलब द्वार कोशिका स्फीत की अवस्था में रहेगी, रंध्र खुले रहेंगे। पोटेशियम आयन बाहर आ गया है तो तुरंत द्वार कोशिका स्लत हो गई, ये रंध्र क्या हो जाएंगे? बंद। और इसी पूरी मैकेनिज्म को समझने के लिए यहां पे समझाया गया। अब ध्यान समझिए इसको। दिन के समय सूर्य का प्रकाश होगा, क्या होगा? सूर्य का प्रकाश। अब ध्यान दीजिए, जैसे वहां से वैसे यहां से भी। अब यह बताया गया, जैसे इसमें कहा गया था कि मंड शर्करा बदलती, इसमें कहा ऐसा कुछ नहीं। इसमें कहा पत्तियों में कौन सा अम्ल बनता है? द्वार कोशिका में मैलिक। प्रकाश पड़ा, इसी द्वार कोशिका में कौन सा अम्ल बना? मैलिक। कौन सा बना? अब ध्यान दे, एक पहले एक स्टेप है दूठी, लेकिन उसका काट दे तो उस पर लेबल लाए नहीं रहन, इवन डायरेक्ट मैलिक अम्ल से आए, नहीं तो उसमें अभी और एक बनता है आपका, जान लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट आप आइए, मैलिक अम्ल बनेगा। अब ये मैलिक अम्ल तुरंत टूट जाता है, और जब टूटेगा तो बनेगा मैलेट आयन। और कौन सा आयन बनेगा? हाइड्रोजन। क्योंकि अम्ल होता है, सबको मालूम है, अम्ल क्या होता है? हाइड्रोजन आयन त्यागता है। तो ये क्या करता है? हाइड्रोजन आयन को और मैलेट आयन का निर्माण कर देता है। 3 स्टेप समझ में आया? प्रकाश आया, मैलिक अम्ल बना, तुरंत टूट गया, मैलेट आयन और किसमें? हाइड्रोजन। अब क्या होगा? ये हाइड्रोजन तुरंत द्वार कोशिका से कहां चलाएगा? बाहर। कौन चलाएगा? बाहर। और जब बाहर आया तो लखतरहन पोटेशियम क्या करेगा? वो अंदर। तुरंत क्या चलाएगा? कौन अंदर जाएगा? पोटेशियम है। तुरंत देखिए यहां लिखा गया है हाइड्रोजन आयन का बहिर्गमन, मतलब बाहर, और पोटेशियम आयन का प्रवेश, ये आगमन करेगा। और जब आगमन करेगा तो यहां बचा कौन है? मैलेट आयन। कौन बचा है? लख रहा है, टुकुर टुकुर देखते हो क्या? और जैसे ये आएगा मैलेट आयन, आपका ये पोटेशियम आयन तुरंत इससे जुड़ जाएगा और बना लेगा क्या? पोटेशियम मैलेट। क्या बना लेगा? और जैसे ही पोटेशियम मैलेट बना लेता है, तुरंत फिर सहायक कोशिका से जल क्या हो जाता है? अंदर आ जाता है। देखो यहीं से स्टेप आ गया इसमें वाला, फिर से वही, ये देख रहे हो कि नहीं वही चीज? और जैसे ही जल अंदर प्रवेश करता है, तुरंत पराशरण दाब क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और जब पराशरण दाब बढ़ जाएगा तो तुरंत द्वार कोशिका किस अवस्था में आ जाएगी? स्फीत की अवस्था में। और जैसे स्फीत की अवस्था में आएगी, रंध्र क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। रंध्र क्या हो जाएगा? खुल जाए। अब मेरे साथ ऐसे इसको गिनती सुनाओ। सबसे पहले प्रकाश पड़ा, क्या पड़ा? प्रकाश। कौन सा अम्ल बना? मैलिक अम्ल। तुरंत टूट गया मैलेट आयन और किसमें? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आयन बाहर, पोटेशियम आयन अंदर, तुरंत बन गया पोटेशियम मैलेट आयन। जैसे ही पोटेशियम मैलेट आयन बना, तुरंत पराशरण दाब क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। पोटेशियम मैलेट आयन से पराशरण दाब बढ़ा तो तुरंत सहायक कोशिका से द्वार कोशिका में क्या चलाएगा? जल। और जैसे जल आता है, तुरंत आपकी द्वार कोशिका किस अवस्था में हो जाती है? स्फीत। स्फीत की अवस्था में हो जाएगी ना। मैजिक बॉल होता है, जब पानी अंदर जाता है तब फूलती है, वो फूल आई हो, इसे जान लीजिएगा। जब फूल आएगी तुरंत रंध्र क्या हो जाएंगे? खुल। अब समझ में आया? यही चीज इसमें समझना है, रंध्र के खुलने में और बंद होने में यही पूरी प्रक्रिया होगी, फिर से जान लीजिएगा। तो इस तरीके से खुलने वाला अगर जिसको मालूम रहता है, तुरंत बंद होने वाला वो मालूम हो जाएगा। तो इस तरीके से ये मैलिक आयन टूटेगा ही नहीं, तो पोटेशियम आयन क्या हो जाएगा? जो अंदर गया था वो कहां चलाएगा? बाहर। और जैसे ये बाहर आएगा तो यहाँ पे फिर से आपका क्या बन जाएगा? मैलिक एसिड। और फिर जल बाहर आ जाएगा, पराशरण दाब घट जाएगा, द्वार कोशिका स्लथ अवस्था में हो जाएगी, रंध्र क्या हो जाएंगे? बंद हो। तो ये 2 सिद्धांत दिए गए थे। पहला था मंड शर्करा का सिद्धांत, और दूसरा का कौन सा था? सक्रिय पोटेशियम आयन का सिद्धांत। 4 या 5 क्वेश्चन निकल के आते हैं। अब आइए ध्यान दीजिए अगली चीज, जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं, उस मरुस्थलीय पौधे जैसे नागफनी, क्योंकि जिस स्थान पे उगते हैं वहां पर पानी की क्या होती है? कमी होती है। और जब पानी की कमी होगी तो जितना पानी होगा जब वाष्प के रूप में बाहर निकल जाएगा, तो फिर उनमें पानी की कमी हो जाने से पौधा मुरझा जाएगा। इसीलिए ये पौधे बहुत होशियार होते हैं। ये दिन के समय अपना रंध्र बंद कर लेंगे और रात्रि के समय अपना रंध्र क्या कर लेते हैं? वो खोल लेते हैं।
इसीलिए जितने भी मरुस्थलीय, इसको कैम पौधे कहते हैं, आगे पढ़ाएंगे कैम साइकिल, क्रस्टुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म कहते हैं, उनमें रंध्र दिन के समय आप बंद हो जाते हैं और रात्रि के समय क्या हो जाते हैं, खुले रहते हैं। अगला चीज ध्यान दीजिए, वाष्पोत्सर्जन का महत्व क्या है, आप सुनिए ध्यान से। मैंने कल बताया था पत्तियों की सतह से वाष्प के रूप में जल जब बाहर निकलता है तो उसी प्रक्रिया को क्या कहते हो, वाष्पोत्सर्जन। तो जब पानी यहां से और यहां पत्तियों से बीच में जा रहा है तो इसके साथ साथ जल और खनिज पदार्थ का भी क्या हो जाता है, स्थानांतरण हो जाता है। तो वाष्पोत्सर्जन पहला काम क्या करता है, खनिज पदार्थों के किसके स्थानांतरण में क्या करता है, सहायता करता है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। अगली चीज किस प्रक्रिया में सहायता करता है, रसारोहण। मैंने इस चीज को आगे समझाएंगे भी। जब जाइलम से यहां से पानी आगे जाता है तो उसको कौन सी प्रक्रिया कहते हैं, रसारोहण। तो ये रसारोहण में भी सहायता करता है। और जब पानी यहां से पत्तियों के रूप में निकलता रहता है तो यहां पे पानी की कमी होती रहती है और यहां पे पानी क्या रहता है, ज्यादा रहता है। तो जिसके कारण यहां से यहां के बीच में क्या लगता रहता है, एक आकर्षण बल। जैसे आप पढ़ने आए हो, हम पढ़ा रहे, तो हमारे आपके बीच में एक अट्रैक्शन है, तभी तो यहां भाग के आते हो। तो ऐसे ही यहां से क्या होता है, यहां के बीच में एक पुल कार्य करने लगता है और वही पुल के कारण एक बल लगता है, उसी को कहते हैं वाष्पोत्सर्जनात्मक आकर्षण बल। और उसी बल के कारण क्या होता है, ये पानी ऊपर जाता है। तो ये वाष्पोत्सर्जनात्मक आकर्षण बल में भी काम करता है। और जो एक बात मैंने कल भी बताया था कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में जितना जल अवशोषित करते हैं पौधे, उसका 98% क्या हो जाता है, बाहर। 2% पौधे क्या करते हैं, उसको उपयोग में लाते हैं। अगली चीज ध्यान दीजिए, एक वैज्ञानिक थे कॉर्टिस। कौन थे, कॉर्टिस। कॉर्टिस ने 1926 में यह बताया था कि वाष्पोत्सर्जन पौधों में होने वाली क्या हुआ करती है, आवश्यक बुराई। इसके बारे में मैंने कल भी बताया था। आवश्यक क्यों है, क्योंकि ये कार्य हो रहा है, ये कार्य हो रहा है, ये कार्य हो रहा है, ये कार्य हो रहा है। आपके शरीर का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, तुरंत पसीना हो जाता है, बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट हो जाता है। तो वैसे ही पौधों में जब टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है तो पानी भाप के रूप में निकल जाता है, उनके भी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल हो जाता है। तो ये पौधों में होने वाली एक आवश्यक चीज भी है। और बुराई क्यों है, क्योंकि पानी 98% पानी बाहर चला जा रहा है। और अगर मिट्टी में पानी कम हो जाता है तो पौधे मुरझा भी जाया किया करते हैं। तो ये जरूरी भी है और बुराई भी है। इसीलिए कहा जाता है वाष्पोत्सर्जन पौधों में। और मैंने नहीं कह रहा है, ये कॉर्टिस ने कहा है। किसने कहा है, कॉर्टिस ने। ये बताया कि वाष्पोत्सर्जन पौधों में होने वाली एक आवश्यक क्या है, बुराई। अगली चीज ध्यान दीजिए, वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को प्रभावित करते हैं। नंबर 1 है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी, मालूम है पहली चीज। और अगर आपसे कोई कह दे कौन सा रंग ज्यादा प्रभावित करता है, तो लाल और नीला। लाल और नीले रंग का प्रकाश डालिएगा तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया सबसे ज्यादा होगी। दूसरा का चीज है वायु में आर्द्रता। आर्द्रता का मतलब होता है नमी। गर्मी के दिनों में जो हवा चलती है उसको लू कहते हैं, सुने होंगे ना। उस समय वायु में क्या होती है, नमी कम होती है। इसीलिए गर्मी में कपड़ा डाल के आइए तुरंत ही सुखा ही जाएगा। लेकिन ठंडी में क्या होगा, कपड़ा जल्दी नहीं सूखता क्योंकि उसमें हवा में नमी रहती है। कहते हैं कहने के लोग ठंडी के टाइम में एकदम आप जैसे कहते नहीं एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है, उस समय जान लीजिए। तो अगर नमी रहेगी वायु में तो जान लीजिए वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम होगी। इसे ठंडी ठंडी हवा रहेगी तो कोई जरूरत नहीं उतना। लेकिन अगर नमी की कमी हो गई, शुष्क हवाएं बह रही हैं, तो तुरंत जान लीजिए वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। गर्मी के दिनों में इसलिए बहुत ज्यादा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। अगली चीज होता है मृदा में जल की मात्रा। अगर भूमि के अंदर धान के खेते के नीचे अगर पर्याप्त मात्रा में पानी है तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया सामान्य गति से चलती रहेगी। लेकिन जैसे जैसे पानी की कमी होती जाएगी मिट्टी के अंदर, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया घटती जाएगी, क्योंकि उसको मालूम है कि अब पानी घट रहा है धीरे धीरे। और एक समय ऐसा आएगा अगर लगातार पानी कम होता रहेगा तो पौधा क्या हो जाता है, मुरझा जाता है। क्या हो जाता है, मुरझा जाता है। तो ये प्रक्रिया ध्यान दीजिए, इसका मतलब हो गया। अगला होता है तापमान। अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो बहुत सीधी सी बात है, आपको अच्छी तरीके से मालूम है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बढ़ जाएगी। इसीलिए गर्मी के टाइम में पौधों को ज्यादा सींचना पड़ता है, ठंडी के टाइम में पानी की जरूरत नहीं पड़ती है। और अगला होता है कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता। जैसे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होगी तुरंत रंध्र क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे। ये तो यही देख लीजिए, यही था ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में कमी, रंध्र क्या हो गया था, खुल गया था। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता क्या हो गई, बढ़ गई, तो तुरंत रंध्र क्या हो जाएंगे, बंद।
अब आप सोच लीजिए जिस एरिया में ज़्यादा पॉल्यूशन होगा कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ ज़्यादा कलेक्ट होगी, और जब ज़्यादा कलेक्ट होगी तो रंध्र बंद हो जाएंगे पौधे के, और जब रंध्र ही बंद हो जाएंगे तो वाष्पोसर्जन की क्रिया नहीं हो पाएगी। जब वाष्पोसर्जन की क्रिया नहीं हो पाएगी, रसारोहण की क्रिया नहीं हो पाएगी, जल का अवशोषण नहीं हो पाएगा, स्थानांतरण नहीं हो पाएगा, पौधे का विकास रुक जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो इसीलिए एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ना भी पौधों के लिए, आपके साथ साथ पौधों के लिए भी हानिकारक है। अगली चीज ध्यान दीजिए, इसके अलावा और कुछ कारक होते हैं। पत्तियों की संरचना, अगर पत्तियों के ऊपर एक मोटी थिकनेस लेयर हुआ करती है तो वाष्पोसर्जन की क्रिया कम होती है, ये भी बता दे रहे हैं। और पौधे की लंबाई, अगर पौधा बहुत लंबा है तो उतने पूरे भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो ज्यादा वाष्पोसर्जन की क्रिया होगी। पौधा छोटा होगा तो कम स्थान पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो उस पर वाष्पोसर्जन की क्रिया कम होगी। जितनी चीजें बता रहा हूं सब एकदम सिलेक्टेड चीजें हैं, जान लीजिएगा। फिर एक शब्द यहां लिखा गया है प्रतिवाष्पोत्सर्जक पदार्थ। प्रति मतलब होता है एंटी, क्या होता है? एंटी। हमारे मन में यह बात आई कि अब पौधे वाष्पोसर्जन की क्रिया के कारण सूख जा रहे हैं, और जब सूख जा रहे हैं तो कुछ ऐसे भी रोग होंगे जो इस वाष्पोसर्जन की क्रिया को रोक रहे होंगे। तो ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनके छिड़काव से, ध्यान दे, अगर इनको छिड़क दीजिएगा तो वाष्पोसर्जन की क्रिया क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्या हो जाती है? कम हो जाएगी। और जब कम हो जाती है तो पौधा जल्दी सूखता नहीं। इसीलिए जो माली लोग होते हैं जब फूलों को या उनकी वृक्षों को जो इधर से उधर भेजते हैं तो उन पे इन्हीं सबको छिड़क देते हैं, और जब छिड़क देंगे तो वो काफी दिन तक हरा रहता है, क्योंकि वाष्पोसर्जन की क्रिया उसमें क्या हो जाती है? रुक जाती है। इसीलिए ये बहुत बार पूछा गया है एंटी सब्सटेंस का। लेकिन एक चीज याद रखना, अगर इसको छिड़कोगे तो केवल वाष्पोसर्जन की क्रिया कम होगी, ये नहीं कि प्रकाश संश्लेषण कम हो जाए और सब क्रिया प्रभावित हो जाए, ऐसा नहीं होता है। केवल वाष्पोसर्जन की क्रिया कम होती है। और इसमें उदाहरण देखिए, ये एक हार्मोन है एब्सिक एसिड, इसको स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है। ऐसा हार्मोन का नाम बताइए जो वाष्पोसर्जन की क्रिया को कम करता है, उसका नाम क्या है? एब्सिक एसिड। फिर क्या होता है? एस्पिरिन। क्या होता है? एस्पिरिन। और ये वाला तो और पूछा गया, ये सब टीजीटी वगैरह पूछे गए थे, फेनिल मर्क्यूरिक एसिड। क्या है? फेनिल मर्क्यूरिक एसिड। इसको शॉर्टकट में क्या कहते हो? पीएमए। तो ये सब कैसे पदार्थ हैं? प्रतिवाष्पोत्सर्जक पदार्थ हैं। ये भी चीज ध्यान दीजिए। तो इतनी चीज क्लियर हो गई कि नहीं सबको? अब अगला ये वाष्पोत्सर्जन क्या है? वाष्पोत्सर्जन को यहाँ पे और किसमें? वाष्पन में क्या होता है? अंतर। वाष्पोत्सर्जन और वाष्पन में क्या है? अंतर। वाष्पोत्सर्जन कैसी क्रिया है? जैविक क्रिया है। क्या है? और वाष्पन क्या है? भौतिक क्रिया है। कैसी क्रिया है? वाष्पन मतलब जानते हो, तालाब में पानी भरा है, सूर्य का प्रकाश पड़ा, तुरंत ही पानी भाप के रूप में बाहर, ये वाष्पन है ना। ये जीवित जीवधारियों में होती है। ये कहाँ होती है? निर्जीवों में। कहाँ? ये जीवित जीवधारी थोड़ी होती है कि वाष्पन जीवित जीवधारियों में होती है। अगली चीज ये क्या हुआ करता है? ये दिन के समय चलती है। कब चलती है? और इसको तो आप चाहे जब पानी गर्म कर उबाल के वाष्पन करते रहिए, ये हमेशा चल सकती है। इसमें अधिक तापक्रम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन इसमें अधिक तापक्रम की क्या होती है? आवश्यकता होती है। बात समझ में आया? तो ये सब चीजों को आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये भौतिक है और ये पौधों में होने वाली क्रिया है। नहीं सोचा कि वाष्पोसर्जन वाष्पन एक ही चीज है, लेकिन याद रखिए इसमें भी जल भाप के रूप में निकलता है। इसमें भी जल कैसे निकलता है? भाप। ये सजीवों की सतह से होती है, लेकिन ये सतह से नहीं होती है। ये चीज में ध्यान दीजिएगा। अगला है बिंदु श्रावण, महा इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान दीजिएगा। बिंदु श्रावण या इसको गटेशन, क्या कहते हैं इसको? गटेशन। अब इसको ध्यान दीजिए, ये क्या चीज है? ये सबसे पहली क्या होती है? अब इसको ऐसे समझाता हूं, ध्यान दो। ये जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों के ऐसे जो ये किनारे होते हैं, यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे, इसको बिनलेट कहते हैं। यहीं पे एक छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, इनको एक नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? जलरंध्र। आपका हिंदी में क्या कहते हैं इसको? जलरंध्र। कभी कभी क्या होता है, जब पौधों में जैसे कोई बादल वाली दिन आ गया, बदरी उदरी हो गई खूब, तो पौधों में वाष्पोसर्जन की क्रिया उतनी नहीं हो पा रही है। और जब पौधों में उतनी वाष्पोसर्जन की क्रिया नहीं हो रही है, पानी उतना बाहर नहीं निकल पाया, तो रात्रि के समय क्या होता है? कुछ वही जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो पत्तियों के किनारे से बूंद के रूप में क्या हो जाता है? बाहर निकल आता है। और जब पत्तियों के किनारे से, या उसी को क्या कहते हैं? जलरंध्र। क्या कहते हैं उसको? जलरंध्र की सहायता से जब जल क्या होता है? बूंद के रूप में बाहर निकलता है, तो उसी क्रिया को क्या कहते हैं? बिंदु श्रावण। और ये किस पौधे में पाया जाता है? नेस्टरियम। अगला घुइयां। क्या होता है? घुइयां मतलब अरवी। क्या होती है? अरवी। और अगला जई। क्या होता है? जई।
ओट जिसको कहते हो, इन सब पौधों में ये क्या हुआ करता है, देखने को मिलता है। अरबी के पौधे में जाइए देखिए तो सुबह सुबह पत्ती के किनारे एक बूंद रहेगी, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, वो जो पानी निकलता है किनारे पर, उस पानी के साथ साथ कुछ और चीजें निकलती हैं। वो क्या रहता है, अमीनो अम्ल। क्या निकलते हैं, अमीनो अम्ल। भाई पानी बाहर से जा रहा है, जैसे आपके शरीर से पसीना निकलता है तो क्या केवल पानी ही निकलता है, उसमें विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल, कार्बनिक एसिड और सब चीजें बाहर निकलती हैं। इसलिए कभी कपड़े पे सूख जाता है, देखो व्हाइट हो जाता है, देखेंगे ना, पसीना सूख जाए तो पूरा कपड़ा व्हाइट हो जाता है। वो कुछ और कारण नहीं, जो रॉ मटेरियल निकले होते हैं उसके कारण वो सूखने से फिर क्या हो जाता है, आपको रखता है पाउडरी जैसे आपको दिखाई देता है। तो ऐसे यहाँ पे भी होता है, जब ये पानी सूख जाता है तो उस पानी के साथ साथ क्या होता है, कुछ अमीनो अम्ल भी निकलते हैं, शर्करा भी निकलती है, कुछ बीकर भी निकलते हैं, ये सब चीजें भी बाहर निकलते हैं। इसीलिए पानी सूख जाएगा तो पत्ती का किनारा व्हाइट कलर का हो जाता है। ये कौन सी क्रिया है, बिंदु श्रावण। कौन सी क्रिया है, और अगली है रस श्रावण। क्या है, रस श्रावण। रस श्रावण क्या होता है, किसी पौधे पर तेज चाकू लेके और इसे मार दीजिए धार, और जैसे मारेंगे तुरंत लिक्विड मटेरियल जब बाहर हो जाए। अभी तुमको हम मारेंगे, देखो खून पिचकारी जैसे निकलेगा ना, तो वैसे यहाँ पे भी क्या होता है, निकलने लगता है। तो इसको रस श्रावण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, रस श्रावण। लिखा है तेज चाकू, उतना समझदार होते हो। और अगर आप ताड़ का पौधा होता है, क्या होता है, ताड़, जिससे शराब वराब बनाई जाती है, बियर, समझ में आया, ओका ज्यादा जानत हो गया ना। तो आपको ये बता रहे हैं, अगर एक बार उसमें चीरा लगा दीजिए तो एक दिन में लगभग 50 लीटर, कितना, एक ताड़ के पेड़ से जान लीजिएगा लगभग 50 लीटर क्या हुआ करती है आपकी, ये क्या हो सकती है, बाहर निकल सकती है। ऐसे आपका वो भी होता है, वो गूलर वगैरह में भी देखेंगे ना, निकलता है। तो इतनी प्रक्रिया मैंने पूरा समझा दी है। लिखा था तो तुमको लगता था कि बहुत तनिक है ना, आप समझिए तो पता लगे। तो इतना चीजें आपको समझा दिया, अब तुम लोग कंट्रोल भी नहीं कर पाते, इतनी देर थामने के लिए हिम्मत होनी चाहिए। अब देख रहा हूं पता नहीं क्या होने लगता है। आग पहला कौन सा सिद्धांत बताया, मंड शर्करा का सिद्धांत। दूसरा का कौन सा बताया, सक्रिय पोटेशियम आयन का सिद्धांत। दोनों को समझाया, क्लियर हो गया ये। इसको सेरे ने दिया, इसको फुजीनो और किसने, लेविट ने। पूरी चीजें क्लियर हुई। और फिर मैंने बताया वाष्पोत्सर्जन का महत्व, फिर वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले, और फिर प्रतिवाष्पोत्सर्जक पदार्थ एस्पिरिन, फेनिलिन, मर्क्यूरिक एसिड और एब्सिक एसिड, फिर वाष्पोत्सर्जन और वाष्पन में अंतर, फिर बिंदु श्रावण और फिर रस श्रावण। इतनी चीजें बता दिया। अब आपको इसको क्या करना है, नोट्स इसका लिखना है बस। अब आगे आगे बताएंगे आपको। चलिए लिखिए।